हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एग्रीकल्चरल फाइनेंस पढ़ रहे थे, तो प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे हम लोगों ने लॉट्स ऑफ टॉपिक को कवर किया था। ठीक है, तो आज के सेशन जो है हमारा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो वाकई फाइनेंस को अच्छे तरीके से समझना, तो आज का लेक्चर आप स्किप मत करना, थोड़ा सा इसे सिंसियर होकर समझ जाना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आज का जो लेक्चर है ना उसको आप देख लोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि भैया इतना ज़्यादा डिटेल में तुम्हारे जो कॉलेज के फैकल्टी थे उन्होंने नहीं कवर करवाया था। ठीक है, तो डेफिनेटली आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज का लेक्चर लास्ट तक देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा, केवल सेमेस्टर एग्जाम के लिए काम नहीं आएंगे। ठीक है, अरे मतलब ये नहीं है कि केवल आपको सेमेस्टर एग्जाम में काम नहीं आएगा दैट मीन्स कि सेमेस्टर एग्जाम के अलावा ये सारे एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आज का होने वाला है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक छोटा सा रिकैप आपको दे देता हूँ कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नाबार्ड के बारे में, पूरी बातें डिस्कस करेंगे, नाबार्ड का A to Z बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आज RRBs के बारे में बात करेंगे, रीजनल रूरल बैंक के बारे में। इसके अलावा हम आज सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए फिर फटाफट लगाते हैं हेडिंग हम लोग, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है, चलिए, टॉपिक हमारा हेडिंग हो रहेगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का हिंदी अगर आप सर्च करेंगे ना तो आएगा राष्ट्रीयकरण। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारा। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फिर कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जिससे हमारे गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं भैया इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक को इस चीज़ की नीड है हमें, तो अब ये संस्था हमारा अच्छे तरीके से काम करे, तो अब गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, इस चीज़ को वो कर देते हैं नेशनलाइजेशन। अब ये नेशनलाइजेशन अगर हो गया तो ये प्राइवेट सेक्टर अब हो जाएगा पब्लिक सेक्टर। ठीक, समझ में आ गया नेशनलाइजेशन क्या होता है भैया। अगर सिंपल सी बात है कि कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है, ऐसा कुछ भी है जिससे हमारे ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और अब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब इस संस्था को अगर हम अपने में रख लेते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा और गवर्नमेंट को काफ़ी मतलब अच्छा काम भी करने को मिलेगा, और दैट मीन्स कि ऑडियंस का भी भलाई होगा। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये अच्छे तरीके से काम कर सके तो इसको ये अपने अंडर ले लेती है और इसको कन्वर्ट कर देती है सरकारी में। ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर बन जाता है ये। इसी को बोलते हैं हम नेशनलाइजेशन, मतलब राष्ट्रीयकरण कर देना। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं बैंक की बात करूं तो आपको पता होगा कि बैंक की कंडीशन में हुआ क्या था कि बहुत पहले जब, क्योंकि हमारे पास सारे बैंक जो थे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे। मैं आपको पूरा हिस्ट्री नहीं बताने वाला, नेशनलाइजेशन के बारे में एक कंप्लीट हिस्ट्री है। अगर आप पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में तो आपको पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट एक अपने आप में कहानी है किस तरीके से नेशनलाइजेशन किया गया था बैंक का। लेकिन आपको मैं उतना ज़्यादा जाकर डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ, हम सिर्फ यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि पहले जब बैंक हमारे आए थे तो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक थे। तो गवर्नमेंट को ऐसा ज़रूरत पड़ा कि हमारा जो रूरल एरिया है उसको अगर हमको डेवलप करना है, हमारे कंट्री को डेवलप करना है, तो ये बैंक को जाके ब्रांच खोलना पड़ेगा। कहाँ पे? रूरल एरिया में। क्योंकि आपको पता है ना, आज भी हमारे कंट्री के 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल सेक्टर में रहते हैं। तो हमारा देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा भैया, ये बैंक जो है वो अपना ब्रांच खोले जाके रूरल एरिया में। लेकिन सारे बैंक मना कर दे रहे थे कि नहीं, हम जाके क्यों खोलेंगे भैया, क्योंकि बैंक का फ़ायदा कहाँ पे होता है, शहर में होता है। तो ये मना कर दे रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उसको इन्होंने कर दिया नेशनलाइजेशन और कन्वर्ट कर दिया पब्लिक सेक्टर बैंक में, मतलब गवर्नमेंट इसको अपने अंदर ले लिया। ठीक है, तो यही होता है हमारा राष्ट्रीयकरण। समझ में आ गया कि भैया कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक था, गवर्नमेंट को बैंक की नीड थी, तो उन्होंने क्या करा, उस मतलब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक था उसको उन्होंने कर दिया नेशनलाइजेशन और वो कन्वर्ट हो गया अब पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। अब ये सरकारी बैंक हो गया। जैसे आपका SBI जो था ना, वो पहले आपका प्राइवेट बैंक था, बाद में इसको नेशनलाइजेशन कर दिया गया और कन्वर्ट हो गया आपका पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। समझ में आ रहा है बात, इतना कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए,
अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनलाइजेशन आखिर होता क्या है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कई बार देखेंगे पूछा जाता है कि जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन था बैंक का वो कब किया गया था। तो याद रखिएगा, फर्स्ट नेशनलाइजेशन जो था बैंक का वो किया गया था 19 जुलाई 1969। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं कि पहला नेशनलाइजेशन जो था बैंक का वो 19 जुलाई 1969 के अंदर किया गया था। और इसके अंदर कितने बैंक हमारे शामिल थे, तो इसमें आपके टोटल 14 जो बैंक थे उसको नेशनलाइजेशन किया गया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उस टाइम तो मान के चलिए अगर हमारे पास 50 बैंक होंगे, 50 प्राइवेट बैंक होंगे, तो सर केवल 14 गो ही को क्यों किया गया। आखिर कुछ तो क्राइटेरिया रहा होगा कि नहीं हम इस केवल इन्हीं बैंक को हम नेशनलाइज करेंगे। तो उनके पीछे एक ये रखा गया शर्त कि भैया हम उन्हीं बैंक को नेशनलाइज करेंगे जिनका जो कैपिटल है वो 50 करोड़ होगा या उससे ज़्यादा होगा, केवल उन्हीं बैंक का होगा नेशनलाइजेशन। तो केवल 14 बैंक के पास ही केवल ये फंड था, तो उनको कर दिया गया नेशनलाइजेशन। अब वो बैंक बन गए पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर ले लिया और एक शर्त रखा गया कि भैया आपको हम नेशनलाइज कर देंगे, लेकिन आप जाके अपना ब्रांच कहाँ खोलिएगा, रूरल सेक्टर में खोलिएगा, है ना, ग्रामीण एरिया में जाके खोलिएगा। एक शर्त के साथ इनको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक, समझ में आ गया। तो पहला नेशनलाइजेशन कब किया गया था, 1969 के अंदर 14 बैंक शामिल थे और जो शर्त रखा गया था एक ये कि आप तो जाके ग्रामीण एरिया में बैंक खोलिएगा, दूसरा कि 50 करोड़ आपके पास होना चाहिए। ठीक, दूसरा बात अगर बताता हूँ आपको कि अब गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं इतने बैंक से हमारा पूरा स्टेट जो है कवर नहीं हो पा रहा है, तो हमें एक और बार नेशनलाइज करना पड़ेगा। तो सेकेंड टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का वो कब किया गया था, याद रखिएगा 15 अप्रैल 1980। ठीक है, इस टाइम पे सेकेंड नेशनलाइजेशन जो है बैंक का वो किया गया था और इस टाइम पे टोटल 6 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था, 6 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था, याद रखिएगा। और इस टाइम पे जो शर्त रखा गया था कि भैया आपके पास 200 करोड़ होना चाहिए तभी हम आपका राष्ट्रीयकरण करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर कई बार देखेंगे एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइज आपको यहाँ पे समझ में ये आया होगा कि नेशनलाइजेशन होता क्या है और किस तरीके से किया गया और कब कब किया गया। ठीक, समझ में आ गया। चलिए फिर इसको हम इरेज करते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा का पूरा ही हमें डिस्कस करनी होगी नाबार्ड के ऊपर, क्योंकि हमारा एक एग्रीकल्चर सेक्टर बैंक है तो आपको इसके बारे में जाननी ज़रूरी है और इनका नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा दीजिए, दैट इज़ नाबार्ड। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मुझे बताइए किन किन लोगों को नाबार्ड का फुल फॉर्म आता है, किन लोगों को नहीं आता है। भैया नाबार्ड का एग्ज़ाम जो है वो आप दे सकते हो, जैसे कि आपको पता है आप एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो या नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत अच्छा, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है सर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। नेशनल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब सबसे पहले बात करें, आपको पता है कि इंडिया का अपेक्स बैंक कौन है। इंडिया का अपेक्स बैंक कौन है बताइए। ये आपको इंडिया का अपेक्स बैंक जो सर कौन है, आरबीआई है। ठीक है, अब आपको पता है कि आरबीआई जो है वो मेजर रोल प्ले करती है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। मतलब कंट्री जो है वो कैसे हमारा ग्रोथ करे, कैसे वो डेवलप करे, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आरबीआई। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इनके पास और भी काम होता है भाई। जैसे बताइए मुझे, करेंसी इशू कौन करता है, डेफिनेटली करेंसी इशू भी ये काम करता है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी ये रन करवाता है। इसके अलावा करेंसी का एक्सचेंज करवाना। ठीक है, बैंकों का बैंक इसे बोलते हैं, ना भारत सरकार का ये बैंक है, दैट मीन्स इसके पास लॉट्स ऑफ एक्टिविटी है करने को। ठीक है, तो अब इतना सारा इसके पास ऑलरेडी प्रेशर है, इतना सारे काम करनी है, पूरे कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करवाना है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे तरीके से इस पे फोकस नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक नया संस्था बना दिया जिसको हम बोलते हैं नाबार्ड। ठीक है, इन्होंने इसको बना दिया। अब बात ये आता है कि भैया इसको ये क्यों बनाया। अब नाबार्ड पूछ सकता है भाई मुझे क्यों तुमने बना दिया, जब तुम ऑलरेडी थे तो मुझे तुम क्यों बनाए। तो इन्होंने बोला कि सुनो नाबार्ड,
आरबीआई का एक सिंपल सा रूल इन्होंने ये बताया इसको नाबार्ड को कि, अरे बताया नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आरबीआई ने बोला कि देखो हम पॉलिसीज़ बनाएंगे और तुम इसको ग्रामीण एरिया में इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। दैट मीन्स कि सोचिए ज़रा कि आपको मैंने पहले बताया कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल सेक्टर में रहती है। अब अगर हमारा देश को ग्रो करना है, हमारे कंट्री को ग्रोथ करवानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा रूरल सेक्टर जो है वो ग्रो करे। हमारा ग्रामीण एरिया जब ग्रोथ करेगा तो डेफिनेटली हमारे कंट्री भी ग्रोथ करेंगे। तो इनको ग्रोथ करवाने के लिए, है ना, क्योंकि आरबीआई के पास लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ थे, तो इन पे अच्छे तरीके से काम हो सके उसके लिए एक बैंक बनाया गया जिसको हम बोलते हैं नाबार्ड। और आपसे अगर एग्जाम के अंदर पूछता है कि बताइए रूरल सेक्टर का अपेक्स बैंक कौन है, रूरल सेक्टर का अपेक्स बैंक कौन है, जो ग्रामीण एरिया का अपेक्स बैंक कौन होता है, तो याद रखिएगा नाबार्ड होता है। ठीक है, इसको बोला कि भैया तुम ग्रामीण एरिया के बॉस हो। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें कि नाबार्ड क्यों आया हमारे अस्तित्व में, नाबार्ड की जरूरत क्या पड़ी, ताकि अच्छे तरीके से ग्रामीण एरिया में जो बैंक काम कर रहे हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट आपके कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर हमें ये नज़र रखें, उनको ये रेगुलेट करें। इनफैक्ट आरआरबी को भी हमारा नाबार्ड जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए, तो आपसे 2 क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि भैया बताओ मुझे कि इंडिया का अपेक्स बैंक कौन है, तो आपका आंसर आएगा आरबीआई। लेकिन अगर रूरल सेक्टर का अपेक्स बैंक कौन है, तो नाबार्ड। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसको करते हैं हम इरेज और बात करते हैं कुछ और। चलिए देखिए, अब बात ये आया, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइए, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपको पता है नाबार्ड जो है हमारा 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था। डेट इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डेट पूछा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि नाबार्ड जो है वो 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत, तो एक्ट 61 के तहत जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था इनको। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जो जाता है कि कौन सी कमिटी जो थी वो नाबार्ड को बनाने में रिकमेंड की गई थी, मतलब कौन सी कमेटी जो थी वो रिकमेंड की थी नाबार्ड को बनाइए। तो याद रखिएगा जो कमेटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिव रमन कमेटी जो है वो इनको रिकमेंड किए थे। ठीक है, इसका दूसरा नाम पता है आपको, इसका एक और नाम है, दैट इज क्रेफी कार्ड, है ना, क्रेफी कार्ड इसी कमेटी का दूसरा नेम है, क्रेफी कार्ड। तो एग्जाम के अंदर अगर ये भी आएगा तो कंफ्यूज मत करना, क्रेफी कार्ड इसी कमेटी का दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताइए नाबार्ड एक्ट कब आया था, नाबार्ड एक्ट कब आया था, तो 1981 के अंदर नाबार्ड एक्ट आया था। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब नाबार्ड हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो इसका इनिशियल कैपिटल कितना था, इनिशियल कैपिटल कितना था भाई बताइए, नाबार्ड का इनिशियल कैपिटल कितना था, तो उस टाइम पे 100 करोड़ था। ठीक है, और आज अगर हम बात करें करंट में हमारा जो कैपिटल है नाबार्ड का वो कितना है, तो 30,000 करोड़। ठीक है, करंट में जो है वो आपका नाबार्ड का कैपिटल है। चलिए इसके अलावा बात करेगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बताइए, नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है, नाबार्ड का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई के अंदर है। ठीक, समझ में आ गया। इनके चेयरमैन कौन है बताइए, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है भाई, तो नाबार्ड के चेयरमैन है श्री केवी साजी, जो है वो नाबार्ड के चेयरमैन है। ठीक है, और ये किसके अंदर काम करता है, तो वर्क अंडर किसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है 100%। पहले ये जो था वो आरबीआई के अंदर काम करता था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। ठीक, समझ में आ गया इतनी बातें। तो ये जो बातें मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यू तो पूछे जाएगा ही, ये कन्फर्म मान के चलिए। ठीक है,
यहाँ से मैं आ गया, बताइए मेरे साथ रिपीट कीजिए। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 12 जुलाई 1982, एक्ट 60 के तहत, जो एक्ट 61 के तहत इनको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। एक कमेटी थी बनाई गई थी जो इन्होंने रिकमेंड किया था कि आप नाबार्ड को इस्टेब्लिश कीजिए। वो कमेटी थी शिवरमन कमेटी, जिसको हम ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं। नाबार्ड एक्ट कब आया था? 1981 के अंदर। और इनिशियल कैपिटल कितना था? तो 100 करोड़। अभी कितना है? 30,000 करोड़। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। चेयरमैन कौन है इनके? श्री के भी साजी या फिर साजी के भी आप बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर काम करती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नाबार्ड के कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं। नाबार्ड ने कुछ प्राइवेट कंपनियां भी खोल के रखी है। दैट मीन्स इनके कई सारे मोस्टली सब्सिडरीज भी हैं, ठीक है। मतलब इनका खुद का प्राइवेट कंपनी भी है भाई, ठीक है, जिसको हम सब्सिडरीज बोलते हैं, ठीक है। देखिए नाबार्ड के जो सब्सिडरीज हैं आप याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो कौन कौन सा है? दैट इज नैपकॉन्स, एज इट याद रखिएगा। दूसरा है आपका नैब फिन्स। इसके अलावा है आपका ABFL। इसके अलावा है आपका नैब किसान। इसके अलावा है आपका नैब वेंचर, ठीक है। इसके जो नेब, सुनिए, नेब वेंचर जो है एग्जाम में पूछा गया था इस बार रिसेंट में, कि नेब वेंचर जो है वो न्यू कंपनी है। रिसेंट में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसका जो इनिशियल कैपिटल जो था वो कितना था बताइए, किसी को याद है? इसका इनिशियल कैपिटल था 700 करोड़, ठीक है। ये न्यू कंपनी है जिसको नाबार्ड ने बनाया है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और है जो कि है आपका नेब संरक्षण, नैब संरक्षण। तो ये जो है वो नाबार्ड की महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जिसमें नाबार्ड काम करवाता है। दैट इज नैपकॉन्स, नैफिन्स एंड ABFL, है ना, नैब किसान, नैब वेंचर और नैब आपका संस्करण, ठीक है। समझ में आ रही बातें? तो ये आप याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाबार्ड के सब्सिडरीज हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अब नाबार्ड के जो फंक्शन क्या हैं। चलिए नाबार्ड के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही है ना आपको कि कंफ्यूज हो रहे हो आप? कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चलिए बात करते हैं नाबार्ड के फंक्शन, कि भैया नाबार्ड का क्या फंक्शन, नाबार्ड करता क्या है आखिर। तो देखिए नाबार्ड का जो है वो फंक्शन क्या है, ये सुपरवाइज करता है। किसको सुपरवाइज करता है सर? ये जो है वो सुपरवाइज करता है। अब बात ये आता है कि किसको सुपरवाइज करता है, तो ये सुपरवाइज करता है जो आपके ग्रामीण बैंक होते हैं उसे। दैट मीन्स कि ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को सुपरवाइज करता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को सुपरवाइज करता है। इसके अलावा आपका RRBs, दैट इज कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक को सुपरवाइज करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए इसके अलावा ये क्या, एक यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आता है कि नाबार्ड जो है वो कौन से सेक्शन के तहत ये बैंक को अपने अंदर रखता है, ठीक है। समझ रहा है? कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके तहत नाबार्ड और RBI जो है वो ये सब बैंक को अपने अंडर रखते हैं। तो याद रखिएगा सेक्शन 35 के तहत, है ना, जो सेक्शन 35 था ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कब पास हुआ था? 1949 के तहत, ठीक है। समझ में आ गया? इसके तहत जो है वो RBI और नाबार्ड जो है वो ये सब बैंक पे अपना कंट्रोल रखते हैं, अपना ये हक जमाते हैं। मतलब बोल सकते हो कि अपना जो पावर है वो इन पे दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आगे करते हैं। और का क्या होता है सर? इसका और काम होता है कि सर ये SHG को इनकरेज करता है, ठीक है। SHG को ये इनकरेज करता है। सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि SHG को इनकरेज करता है। अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये किस तरह से इनकरेज करता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। बस अभी इतनी बात याद रखिए कि सर एक तो सुपरवाइज कर रहा है, दूसरा सेक्शन 35 के तहत इस बैंक को ये हक दिया गया कि आप ये सब बैंक को अपने अंदर रख सकते हो, ठीक है। ये सर SHG को इनकरेज करता है। इसके अलावा क्या काम करता है सर? इसके अलावा ये काम करता है आपका रीफाइनेंस करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, रीफाइनेंस करता है। किसको रिफाइनेंस करता है सर? ये बैंक को जब पैसा की रिक्वायरमेंट होती है ना, ये बैंक जब हमारा घाटे में चले जाता है तो उसको ये रिफाइनेंस करता है नाबार्ड, ठीक है। समझ आ रहा है?
इसके अलावा बहुत सारा ये स्कीम लॉन्च करता है जिसके तहत हमारे जो किसान हैं उनको बेनिफिट पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या काम करता है ये RIDF, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसका फुल फॉर्म एग्जाम पूछा गया है। RIDF का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, भूलिएगा नहीं, पूछा जाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, ये जो है पास हुआ था 1955 से 56 के बजट में। ठीक है, ये बजट में ये पास हुआ था और इनके तहत ये बोला गया कि इसमें कुछ पैसे होते हैं, याद रखिए RIDF में कुछ पैसे लोग रखते हैं और इस पैसे का यूज़ जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, किस तरह से ग्रामीण का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, तो उसके लिए यहाँ पे जो पैसे हैं वो उनको काम में लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से फंक्शंस थे हमारे नाबार्ड के, ये तो सुपरवाइज करता है। ठीक है, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 35 के तहत ये पूछा जाता है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसको हक दिया गया, इनको और RBI को हक दिया गया कि आप ये सब बैंक पे अपना धाक जमा सकते हो। इसके अलावा ये SHG को इनकरेज करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनकरेज करता है, रिफाइनेंस करता है ये सारे बैंक को। इसके अलावा ये कुछ स्कीम लेके आता है जिसके तहत हमारे किसान को बेनिफिट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये RIDF को प्रमोट करता है जो कि जिसके तहत जो कुछ पैसे हैं वो हमारे रूरल सेक्टर में लगाए जाते हैं जिससे वो हमारा रूरल सेक्टर डेवलप हो। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें। तो ये था हमारा नाबार्ड का कुछ इंपॉर्टेंट सा फंक्शन। चलिए अब एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं जो इसी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। देखिए, अगर आप RBI में सिलेक्ट हो जाते हो या फिर आप नाबार्ड एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हो, जैसे अगर UPSC में सिलेक्ट होते हो तो आपका ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है, लवासना में। उसी तरीके से अगर आप नाबार्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, आप RBI एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कहाँ पे, बर्ड में। सर हम चिड़िया में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए? अरे बर्ड, वो पंछी वाली बात की मैं बात नहीं कर रहा, दैट इज अ बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सुनिए फिर से, फुल फॉर्म इसका क्या है, बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है पूछा जाता है इसके बारे में, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1983 के अंदर किया गया था और ये जो है नाबार्ड का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये सब्सिडीज़ के अंदर बहुत लोग पढ़ाते हैं कि ये सब्सिडीज़ नहीं, नाबार्ड का ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। 1983 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। दूसरा बात रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, लखनऊ के अंदर। ठीक है, जो बर्ड है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, लखनऊ के अंदर। ठीक है, और इसका मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये इसका मोस्टली ऑब्जेक्टिव होता है सर ट्रेनिंग देना। ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे एग्ज़ाम निकाल के क्वालिफाई करके जाते हैं उनको ये क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है बर्ड। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए, तो ये था हमारा नाबार्ड का कुछ इंपॉर्टेंट सा फंक्शन और नाबार्ड जो काम करता है उसके बारे में हम लोगों ने आपसे बातें की। चलिए, होप सो गाइस नाबार्ड के बारे में आपको समझ में आया होगा और इससे ऊपर आपके नाबार्ड में क्वेश्चन कभी ना पूछे हैं और ना पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ कई बार एग्जाम के अंदर जो कि एडवांस जो होते हैं वहाँ पे आपको नाबार्ड नॉर्म्स पढ़ाया जाएगा कि नाबार्ड के क्या नॉर्म्स है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप सेमेस्टर एग्जाम में हो, तो आप जो छोटे मोटे क्लर्क एग्जाम देते हो ना, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आपको यहाँ से सिर्फ साइड में जाना है, तो आपको नाबार्ड के स्कीम देखना है, नाबार्ड में क्या क्या स्कीम दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको फिर नाबार्ड के नॉर्म्स जो है वो उनके जो गाइडलाइंस है उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। बाकी जो फंडामेंटल जो स्टैटिक है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम करते हैं इरेज और थोड़ा सा समझते हैं SHG के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। जैसे देखिए SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो अब सुनो क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि नाबार्ड के कुछ लोग किसी, ये हमारा गांव है, इस गांव में गए। ठीक है, नाबार्ड के कुछ लोग इस गांव में गए और जो यहाँ के मुखिया है और सरपंच है उसको पकड़े और उनके तहत इन्होंने ये गांव में अनाउंस करा दी कि भैया सुनिए ध्यान से, हम ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। मैं बता रहा हूँ कि SHG कैसे वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, SHG कैसे वर्क करता है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मान के चलिए हमारा कोई गांव है X। ठीक है, इस गांव में थोड़ा गरीबी है, थोड़ा सा मतलब लोग अनएजुकेटेड हैं। तो अब नाबार्ड यहाँ इस एरिया में कैसे काम करता है वो देखिए, समझिए। नाबार्ड इस एरिया में गए, जो यहाँ के प्रधान होंगे, जो मुखिया होंगे, उसको पकड़े और उसके तहत इन्होंने अनाउंस करा दिया कि भैया कल 10 बजे का टाइम है, आप लोग आधार कार्ड लेके पहुँचिए। किसी जगह पे उन्होंने बुला लिया। अब बुलाने के बाद क्या करेंगे कि ये 10 से 15 लोगों को मिला के एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, मान के चलिए इस गांव में इन्होंने 3 ग्रुप बनाया। ठीक है, इन्होंने 3 ग्रुप बना दिया। ठीक है,
अब ये ग्रुप क्या करेंगे, इस ग्रुप को इन्होंने ट्रेनिंग दे दी। सुन रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, कि इस गांव में इन्होंने गया, जो नाबार्ड के ऑफिसर थे वो गए और इन्होंने 3 ग्रुप बना दिया किसानों का या फिर जो हो सकता है वहाँ की महिलाएं हो सकती है, कोई भी हो गया, इनका इन्होंने 3 ग्रुप बना दिया। इसको इन्होंने ट्रेनिंग दे दी कि भैया कैसे मुर्गी पालते हैं, इसको ट्रेनिंग दे दी कैसे मोमबत्ती जो है वो बनाया जाता है, इसको कुछ सिलाई का ट्रेनिंग दे दी। ठीक है, दे दिए। अब इनको ये ट्रेनिंग दे देंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे और इनको ये बोल देंगे कि नेक्स्ट टाइम आप इनको ये खुद ही ऑर्डर दे देते हैं कि आप 100 पीस बना के रखिएगा, इनको 100 पीस, और इनको एक अच्छा पोल्ट्री फार्म बना के रखिएगा, ये इन्होंने बोल दिया। अब ये बोलने के बाद क्या करते हैं, ये सारा जब फिर एक जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम में आएंगे और सारा ये जो इन्होंने डेवलप करी है, जो इन्होंने बनाई है, उसको ये परचेस कर लेंगे। और परचेस करने के बाद इनफैक्ट परचेस क्या करते हैं, इन जो हमारे जो ग्रुप बनाए हैं इन लोगों को लेके जाएंगे बैंक में और उनको रजिस्ट्री करा देंगे। ठीक है, अब ये जो अब रजिस्ट्री करने के बाद ये जो कमेटी रखे हैं ना, जो इन्होंने बनाई है, उनमें जो पैसा आएगा उसको ये डाल देंगे बैंक के अंदर। ठीक है, मान के चलिए 15,000 इन्होंने डाल दिया बैंक के अंदर। ठीक है, अब 15,000 से फिर अब ये क्या करेंगे, इनको फिर दूसरी चीज़ को ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ को ट्रेनिंग इन्होंने दे दिया। अब बोलेंगे कि जो इक्विपमेंट है, जैसे मान के चलिए कि सिलाई मशीन का ट्रेनिंग दे दिए, तो सिलाई मशीन जो है वो आप इन 15,000 आपके बैंक में पड़ा हुआ है, उससे आप लीजिए और उसको आप यूज़ कीजिए। ठीक है, मतलब देख रहे हो कितना स्मार्ट वे में काम करते हैं ये। अब यहाँ के जो किसान हैं या फिर यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो इन्हीं पैसा से सिलाई मशीन खरीद लेंगे, तो उनको रोज़गार मिला ना, मिला कि नहीं मिला। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे काम करता है। क्लियर हुआ? जिनको क्लियर नहीं हुआ मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अरे मेरे भाई, कि मान लीजिए कोई ऐसा गांव है जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो नाबार्ड के कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो इस गांव में जाते हैं और किसानों का या फिर जो महिलाएं हैं वहाँ पे उनका एक ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने के बाद उनको अलग अलग चीज़ों पर ट्रेनिंग दे देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद अब वो, क्योंकि अब ट्रेनिंग ले चुके हैं तो उनके पास एबिलिटी है, कोई चीज़ों को बना सकते हैं, तो उनको ये नाबार्ड के ऑफिसर लोग जो है ऑर्डर देते हैं कि भैया आप जो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुझे इतना चाहिए। अब वो उनसे परचेस कर लेते हैं, नाबार्ड के जो ऑफिसर लोग होते हैं, परचेस करके इन लोगों को लेके जाते हैं बैंक के अंदर, इनके नाम से रजिस्ट्री कुछ करवा देते हैं, इनके नाम से खाता न्यू अकाउंट खुलवा देंगे और ये जो पैसे हैं वो उन्हीं के अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, अब इनके पास एक फिक्स अमाउंट आ गया है। अब इनको फिर से एक नया चीज़ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर अब क्योंकि उसमें इक्विपमेंट चाहिए, तो जो भी मतलब इनको चाहिए होगा, जो नीड होगा इनका, वो अब बोलेंगे कि आपके ऑलरेडी बैंक में इतना रुपये पड़ा हुआ है, उससे आप यूज़ कीजिए और फिर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। डेफिनेटली लोगों को मतलब रोज़गार तो मिल गया ना। तो ये ऐसे काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो नाबार्ड इसी को इनकरेज करता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब एक चीज़ और, इन पे थोड़ा सा क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है डिटेल में, तो सुन लीजिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर बात करूं तो सबसे पहली बार ये स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में इसको स्टार्ट किया गया था। हमने देखा कि अच्छा कंसेप्ट है, तो इसको हमने इंडिया के अंदर भी लागू कर दिया। ठीक है, और जो कमेटी ने SHG को रिकमेंड किया था वो थे कालिया कमेटी। ठीक है, कालिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे SHG को इंडिया के अंदर लाया गया था। ठीक है, अब SHG के अंदर कितने कम से कम पर्सन हो सकते हैं और कितना पर्सन हो सकता है, तो मिनिमम इसके अंदर 10 पर्सन हो सकते हैं और मैक्सिमम इसके अंदर 20 पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितना 10, मैक्सिमम कितना 20, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992 के अंदर। ठीक है, ये डेटा आप याद रखिएगा। ठीक है, कि भैया SHG जो है वो बांग्लादेश में स्टार्ट किया गया था। इंडिया के अंदर कालिया कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इसको यहाँ पे खोलिए और इसमें मिनिमम 10 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते हैं। और ये 1992 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कैसे वर्क करता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया? एक चीज़ और बताता हूँ, अगर जिसको समझ में नहीं आएगा, ये एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। देखिए, आपको पता है कि जो साउथ इंडिया है, तमिलनाडु साइड का जो केरला एरिया है, वहाँ पे कोकोनट काफ़ी ज़्यादा एरिया, मतलब एरिया में प्लांटेशन किया जाता है कोकोनट। तो अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भैया कोकोनट का ऊपर देखेंगे तो बहुत हार्ड एक सेल होता है। ठीक है, उसके अंदर फ्रूट मतलब वो गूदा होता है, हम गूदा खा जाते हैं, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है हमारा, जिसको सेल बोलते हैं, उसको हम फेंक देते हैं ना। तो अब नाबार्ड के जो ऑफिसर लोग थे वो इस एरिया में गए और यहाँ के किसानों को, यहाँ की जो महिलाएं थी, उनको इन्होंने ट्रेनिंग दे दी कि भैया ये जो सेल आप फेंकते हो ना, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा सा उसको रगड़ के एक अच्छा सा रूप दे सकते हो। तो यहाँ की महिलाएं जो हैं वो उसी कवच जिसको हम कोकोनट का फेंक देते हैं, उसका उन्होंने कटोरी बनाकर
है ना, उसको एक अच्छा सा ढांचा बना के, अच्छा सा मतलब डूबा बना के, अच्छा सा उसको मतलब शेप अच्छा सा दे के, थोड़ा सा पॉलिशिंग करके उन्होंने इसको बेचना शुरू किया और उससे अच्छा वो मुनाफा कमा रही हैं। तो ये ऐसे काम करता है एसएचजी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये था हमारा कंप्लीट जो एसएचजी क्या होता है, नाबार्ड क्या होता है और नेशनलाइजेशन किस तरह से बैंक का होता है। तो होप सो आपको आई थिंक इतना ही आज रखूँ, आप उन तो ओवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे आरआरबीज के बारे में, रीजनल रूरल बैंक के बारे में। इसी में हम बात कर लेंगे थोड़ा सा केसीसी के बारे में। तो हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो आज आपको मैंने डिटेल में समझा दिया और एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।